जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत एक विषय पूछा जा रहा है प्रबंधन। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब जो मार्केट में हवा चल रही है, जब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है मैनेजमेंट, तो कहा जा रहा है कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों का एक सब्जेक्ट हो रहा है, तो उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे कि हम लोग वीडियो के शुरुआत में ही मुद्दे की बात कर लेते, तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि प्रबंधन विषय वास्तविकता में देखा जाए तो ये प्रबंधन एक विषय ना होते हुए जीवन का एक अभिन्न अंग है, और इसे जीवन का अभिन्न अंग बताने का जो कार्य किया है वो किया है हेनरी फेयोल महोदय ने। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, आज तक इस चीज का निर्धारण नहीं हो पाया है कि मैनेजमेंट आखिरकार कौन से सेक्टर का पार्ट है। क्या ये बिजनेस का पार्ट है, व्यवसाय का पार्ट है, क्या ये सामाजिक उत्तरदायित्व का पार्ट है, क्या ये हमारे जितने भी सोशल लाइफ हो रही है, हमारा सामाजिक जीवन जो हो रहा है, क्या इसका भाग है, क्या ये हर व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन वाला पार्ट हो रहा है, यानी कि अनुशासन वाला पार्ट हो रहा है। मैनेजमेंट आखिरकार है क्या? तो सामान्य सी परिभाषा तो इसमें हम लोगों को ये देखने को मिल जाती है कि एक निर्धारित अगर कोई सा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोगों को एक सीमित समय में, एक ठीक समय में प्राप्त करना है, तो हम लोगों के द्वारा की गई जितनी भी मानवीय प्रतिक्रियाएं होंगी, मतलब आज की स्थिति से उस लक्ष्य तक पहुंचने तक की जो स्थिति रहेगी वो अगर सही है तो हम लोग उस लक्ष्य को निर्धारित समय पर प्राप्त कर पाएंगे। और निर्धारित समय पर जो ये प्राप्त करने की प्रोसेस हो रही है, इसे ही हम लोग कह रहे हैं मैनेजमेंट, यानी इसे ही हम लोग जान रहे हैं प्रबंधन के माध्यम से या प्रबंध के माध्यम से। अब जैसा आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में पढ़ा है, देखा है कि अगर इस वीडियो को नहीं देखा या इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो कम से कम 2 नंबर कटेंगे। उसका कारण मैं आप लोगों को बता दूं, हेनरी फेयोल महोदय जो हैं, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बहुत ज्यादा अध्ययन करा कि मैनेजमेंट कौन से वाले क्षेत्र का या कौन से सेक्टर का पार्ट हो रहा है। उन्होंने सारे सेक्टर देखे और सबका निचोड़ निकाल दिया और 14 सिद्धांत दे दिए। इसे हम लोगों ने मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत के रूप में भी जाना है। और बाकी के जो बचे हुए जितने भी प्रबंधन से संबंधित शास्त्री हो रहे हैं, जितने भी मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी फिलोसोफर वगैरह हो रहे हैं, उन्होंने भी हेनरी फेयोल महोदय के कार्यों की, या कह दें उनने जो मेथड दी है, उनने जो प्रिंसिपल दी, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको सराहा है। इसी आधार पर हम लोग हेनरी फेयोल को मैनेजमेंट का पितामह कहते हैं। तो सबसे पहले 2 लाइन उनके बारे में, और उसके अलावा एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को और बता दूं कि 14 सिद्धांत जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे 2 चरणों में, जिसमें पहला पार्ट ये हो रहा है। आने वाले समय में दूसरा चरण भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। लास्ट तक बैठे रहिए। अगर आप लोग प्रबंधन विषय को पटवारी के लिए ना भी पढ़ रहे हैं, दैनिक जीवन में भी अगर आप लोगों ने उतार लिया, तो ये आपके जीवन को बहुत ज्यादा आसान बना सकता है। अगर आप व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो भी आप लोगों के जीवन को ये बहुत ज्यादा आसान बना देगा। व्यवसाय में एक बहुत तेज स्फूर्ति लेकर आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले 2 लाइन पढ़ेंगे हम लोग फेयोल महोदय के बारे में। क्या लिखा है मैंने यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत, जिसे हम लोग 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल के रूप में जानते हैं। हेनरी फेयोल जो है दोस्तों, यहां पर समझिए जरा, हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंधन एवं प्रशासन यानी कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित कुछ प्रिंसिपल प्रतिपादित किए गए हैं, जो आगे चलकर हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। यही प्रबंधन के मूल सिद्धांत भी माने जाते हैं। यही जो है प्रबंधन के मूल सिद्धांत भी माने जाते हैं। फेयोल जो है ये मॉडर्न मैनेजमेंट यानी कि आधुनिक प्रबंधन के केवल जनक ही नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट से संबंधित जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके प्रवर्तक भी हैं। प्रवर्तन मतलब होता है चीजों को फैलाना, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है कि हेनरी फेयोल महोदय जो है ये प्रबंधकीय प्रशिक्षण के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। मैनेजमेंट को अगर फैलाने का सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने कार्य किया है तो उन्हें हेनरी फेयोल के रूप में ही हम लोग जानते हैं। चलिए अब इनके मैं आप लोगों को बता रहा हूं 14 सिद्धांत। इनके 14 सिद्धांतों को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक काल्पनिक रचना से परिचित कराने जा रहा हूं। इसे आप लोगों को किस तरीके से, कल्पना मात्र है, इसे आप लोगों को सोचना है, समझना है। मान लीजिए आप अपने आप को व्यवसायी मत मानिए, मैं अपने आप को व्यवसायी बता रहा हूं। मैं एक व्यवसाय करना चाह रहा हूं। मैं व्यवसाय किसका करना चाह रहा हूं? तो सबसे पहले तो ये कि मुझे एक व्यवसाय करने का विचार आया मेरे मन में, मैं एक ट्यूशन क्लास खोलूंगा। तो ट्यूशन क्लास खोलने के लिए सबसे पहले विचार आया, तो यही बोलते हैं हेनरी फेयोल महोदय कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी भी मैनेजमेंट का सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है प्लानिंग यानी कि नियोजन। तो सबसे पहले तो मैंने नियोजन बनाया। दूसरी चीज, मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर क्या क्या चीजें चाहिए होगी। तो सबसे पहले कैपिटल चाहिए होगी यानी कि पूंजी चाहिए होगी। दूसरा, मुझे
भूमि चाहिए होगी जहां पर मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा, और तीसरा चाहिए रहेंगे मुझे एम्प्लॉइज, जिसे हम लोग श्रम अथवा श्रमिक के रूप में जानेंगे। तो तीन चीजें चाहिए, तीन चीजों को मिलकर ही हम लोग यहां पर बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर हमें संगठन मिल गया है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बिजनेस स्थापित करने के लिए, एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए चाहिए प्लानिंग, दूसरा चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरे चरण के अंतर्गत चाहिए नेतृत्व यानी कि लीडर, और लीडर के अंदर होनी चाहिए एक अच्छी लीडरशिप। जैसे कि यहां पर कोचिंग खोल रहा हूं मैं, तो यहां पर बना हूं लीडर मैं। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, इस पूरी कल्पना से मैं आप लोगों को 14 सिद्धांत बताने वाला हूं। सबसे पहला, कोचिंग का डायरेक्टर कौन हो गया? तो याद रखिए, कोचिंग का डायरेक्टर हो गया हूं दोस्तों मैं। मेरे नीचे मैंने एक और डिपार्टमेंट रखकर रखा है अपनी कोचिंग क्लास में। पता है कौन कौन लोग रखे हैं उसमें? मैंने सबसे पहले तो जो है एक कैशियर जो है वो रखकर रखा है। सबसे पहला कैशियर व्यक्ति रखकर रखा है जो फीस वगैरह का काम करेगा। दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पर मैंने मैनेजर के तौर पर एक नियुक्त कर रखा है। एक व्यक्ति को मैनेजर मैंने यहाँ पर अपने यहाँ पर बनाकर रखा है जो मेरी दूसरी चीजों का संचालन करेगा। और तीसरा व्यक्ति जो हो रहा है उसे मैंने किचन संभालने के लिए रखा है। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि तीसरा व्यक्ति जो है ये मैंने किचन संभालने के लिए एक एम्प्लॉय रखकर रखा है। तो ये एक हो गया मेरा दूसरा वाला डिपार्टमेंट, या कहते हैं दूसरा चरण मेरा एक हो गया है। सबसे ऊपर हो गया मैं, दूसरा चरण हो गया ये। और तीसरा जो चरण हो गया, तीसरे चरण के अंतर्गत हम लोगों ने एम्प्लॉय बिठा दिए हैं। और एम्प्लॉय के अंतर्गत कोचिंग में जरूरत किसकी होगी? तो टीचर्स की होगी। तो यहां पर मैंने स्टाफ के रूप में टीचर को बिठा दिया है। अब क्या होगा, इन चीजों को समझिए। एक एक सिद्धांत जो है केवल इस रचना के माध्यम से आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहला क्या हो रहा है? श्रम विभाजन का सिद्धांत। फ्योल महोदय का कहना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यापार में चाहिए कि सबसे पहले तो मैं जो है कुछ एक व्यक्ति, जिन भी व्यक्तियों को चुन रहा हूं उन लोगों को कार्य उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के आधार पर देना चाहिए। मुझे यहां पर जिस भी व्यक्ति को जो भी कार्य मैं सौंप रहा हूं, जो भी कार्यभार मैं दे रहा हूं, मैं उसकी योग्यता के आधार पर दूं। ऐसा नहीं हो कि वो 10वीं फेल व्यक्ति है और मैं उसे भेज दूं क्लास में पढ़ाने के लिए। नहीं, 10वीं फेल व्यक्ति है, दिखने में अच्छा है और हाथों में टेस्ट है, तो उसे मैं किचन सौंपूंगा। दूसरा व्यक्ति आया मेरे पास में इंटरव्यू के लिए, उसकी मैंने डिग्री वगैरह देखी है, अच्छा तरीके से उसको अंकेक्षण वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह जो है वो बढ़िया तरीके से आती है, पैसे गिन लेता है, अक्षर ज्ञान है, उसे मैंने अकाउंटेंट के तौर पर, यहां पर कैशियर के तौर पर बैठा दिया है। तीसरा व्यक्ति जिसमें एक अच्छी लीडरशिप की भावना है, चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, ये हो सकता है मेरा रिश्तेदार ही हो, मेरी पहचान का हो, इसे मैनेजर के रूप में नियुक्त कर दिया है। और ऐसा व्यक्ति जिसे व्यवहारिक ज्ञान भी है और सामाजिक ज्ञान भी है, साथ ही साथ शैक्षणिक ज्ञान भी है, मतलब कि उसको किताबी ज्ञान भी है, ऐसे व्यक्ति को यहां पर मैंने शिक्षक के रूप में जो है क्लास में भेज दिया। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत जो है, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो हम लोग देते हैं वो इसीलिए दिया जाता है कि सबसे पहले तो आप योग्य जो व्यक्ति हो रहा है, जो उस कार्य को कर सकता है, उसकी योग्यता के अनुरूप आप उसको कार्य को दें। उसके अलावा किसी भी कार्य को आप लोग जो दे रहे हैं उसको वर्गीकृत कर दीजिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको भी ये बात पता होना चाहिए कि हमें क्या कार्य मिला है। ऐसा नहीं हो कि कैशियर आकर बैठ जाए कि आज जब बॉस आएंगे बताएंगे मुझे क्या करना है, उसे उसकी जिम्मेदारी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज आकर बॉस बोलेंगे कि आज तू चाय बना और तू आज कैश गिनना, ऐसा नहीं हो। उन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी पता रहेगी, तो कार्य का जो फ्लो है, फ्लो भी बना रहेगा। पिछले दिन का अगर काम छूटा हुआ है, आकर चीजें जो है फटाफट संभाल लेंगे और चीजों में फ्लो के साथ में चीजें अच्छी तरीके से चलती रहेंगी, मैनेजमेंट यहां पर बना रहेगा। तो इस उदाहरण को आप लोगों ने सुन लिया। अब यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है इन्हें समझिए। हेनरी फ्योल के अनुसार ये जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है वो क्या हो रहा है, वहां पर लिखा हुआ फ्योल के मतानुसार विशिष्टीकरण के लाभों को प्राप्त, यानी कि जो निर्धारित उद्देश्य है, जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कार्य को सुविधाजनक कार्यांशों में विभाजित करके, सबसे पहले तो प्रत्येक कार्य को सुविधाजनक कार्यांशों में, मतलब कई सारे पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके अलावा अलग अलग कार्यांश को उसके लिए योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति से संपन्न कराया जाना चाहिए। चाय बनाने वाले को बोलो चाय बना, मैनेजर को बोलो चीजों को मैनेजमेंट देखें, अकाउंटेंट जो है उसको बोलो कैश वगैरह का काम से के, शिक्षक जो हो रहा है उसको क्लास में भेजने का काम करो। तो सबसे पहले तो यही है कि कई सारे पार्ट्स में हम लोगों ने पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसके लिए फिर योग्य जो व्यक्ति हो रहा है, जो कुशल व्यक्ति हो रहा है, उससे काम कराओ। इससे क्या होगा, इसे जो है यहां पर सबसे पहले तो इसे सही व्यक्ति को सही कार्य वाला सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे, फ्योल महोदय के किस सिद्धांत को सही व्यक्ति को सही कार्य वाला सिद्धांत कहा जाता है, तो याद रखना श्रम विभाजन के सिद्धांत को ये कहा जाता है।
अब इससे क्या होगा समझिए, इस सिद्धांत का प्रयोग प्रबंधकी एवं तकनीकी आदि सभी कार्यों में किया जा सकता है। इसका मतलब हो रहा है कि मैनेजमेंट में भी कर सकते हो, टेक्निकल फील्ड जो हो रहा है उसमें भी हम लोग इसको अपना सकते हैं। अगला लिखा हुआ है, कार्य का विभाजन क्रियाओं की विभिन्नता के आधार पर होना चाहिए। क्रिया मतलब क्या हो रहा है, उनका कर्म क्या हो रहा है। टीचर जो पढ़ाने वाला है, पढ़ाने की क्रिया एक अलग हो रही है, चाय बनाने की क्रिया अलग हो रही है, पैसा गिनने की क्रिया एक अलग हो रही है। तो यहां पर यही बोला है कि जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये उनके वर्क करने के जो वैरायटी हो रही है, अलग अलग वेरिएशन हो रहे हैं, उनको बेस मानते हुए हम लोगों को करना चाहिए। एवं प्रत्येक विभाजित कार्य एवं श्रृंखला के रूप में समन्वित होना चाहिए। यहां पर क्या बोला है, प्रत्येक विभाजित कार्य जो है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया कार्य, वो प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ ले, उसी के साथ एक श्रृंखला के रूप में समन्वित होनी चाहिए। मतलब एक पूरी की पूरी श्रेणी इसमें जो है वो बनी होनी चाहिए। मान लीजिए कभी भविष्य में स्थिति बिगड़ती भी है तो यहां ध्यान रखिए, एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, यहां पर ध्यान रखना, एम्प्लॉय अपनी रिपोर्ट मैनेजर को दे रहे हैं और मैनेजर अपनी रिपोर्ट जो है ये डायरेक्टर को दे रहे हैं। तो ये विशेषता ध्यान रखना है। इसी हम लोग बोलते हैं समन्वित और श्रृंखला के रूप में, मतलब उनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बराबर चलता रहना चाहिए। इससे होता क्या है, जिससे कि कार्य न्यूनतम समय में पूरा होने के साथ साथ उसमें कार्य का प्रवाह भी बना रहता तथा कार्य निपुणता के साथ में पूरा हो जा सकता है। इस लाइन को यहीं से वापस से तोड़ रहा हूं, इसे वापस से समझिए कि श्रृंखला के रूप में समन्वित होना चाहिए। मान लीजिए वो दूध वाला जो है ना, या जो चाय बनाने वाला है, उसके पास में दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया। अब वो किसको रिपोर्ट करे, टीचर को जाकर बोलेगा दूध के पैसे दे दो, नहीं, वो संबंधित व्यक्ति को, वो मैनेजर को जाकर पकड़ेगा कि भैया पैसे नहीं है, दूध के लिए पैसे दे दो। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि श्रृंखला के रूप में समन्वित कार्य होना चाहिए, जिससे कि कार्य न्यूनतम समय में, मतलब चाय बनानी है तो समय पर बन जाए, साथ साथ उसमें कार्य का प्रभाव भी बनता रहे, वो अपना कार्य भी करता रहे, ताकि निपुणता के साथ में उसका जो कार्य है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो ये होता है सबसे पहला श्रम विभाजन का सिद्धांत। इसे सामान्य तौर पर ऐसे ही समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता है उसे उतनी, उसकी योग्यता के अनुसार सबसे पहले तो कार्य देना चाहिए। उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो उसको कई सारे खंडों में वर्गीकृत कर देना चाहिए। ये हो रहा है पहला सिद्धांत। फिर देखते हैं दूसरा प्रमुख सिद्धांत। दूसरा प्रमुख सिद्धांत होता है अधिकार एवं दायित्व। इस सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मैंने कुछ दायित्व दे दिए हैं तो उसको कई जगह पर खुद स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार भी होना चाहिए। मतलब उसको आप कुछ इतने अधिकार दे दो कि वो अपने खुद के विवेक से कुछ कार्य कर ले। उदाहरण के तौर पर चाय बनाने वाले को मैंने चाय बनाने की जिम्मेदारी देकर रखी है। अब डायरेक्ट याद रखिए कि मेरे नीचे मैनेजर नहीं है, मेरे नीचे डायरेक्ट वो चाय बनाने वाला ही है। अब 5 बजे मेरी कोचिंग क्लास समाप्त हो जाती है, 4 बजे करीब हमारे यहाँ पर चाय वगैरह सब कुछ बनकर तैयार हो जाती है, उसने बर्तन वगैरह सब धो दिए, 4 बज गए हैं, कंप्लीट हो गए, 5 बजे कोचिंग समाप्त होने का समय हो गया। 5:15 बजे करीब मेरे यहाँ पर अचानक मेरे सामने जो है गेस्ट आकर बैठ गए। अब गेस्ट आकर बैठ गए हैं, बहुत दिनों बाद आए, बहुत हम बिछड़े मित्र हैं, अब हमारे यहाँ पर आकर गेस्ट बैठ गए हैं। अब चाय बनाएगा, चाय बनाने वाला कौन, वो व्यक्ति हो रहा है। अब उसको ये अधिकार मैंने नहीं दिया कि दूध खत्म हो गया तो तू जा और दूध लेकर आ जा। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं ना कहीं देखूंगा चाय बनाकर नहीं लाया, चाय बनाकर नहीं लाया, वो कहीं ना कहीं मुझे निहारेगा। वो काहे के लिए निहारेगा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, वो कहीं ना कहीं संकोच करेगा अंदर। उसको ये भी नहीं पता कि मैं खुद के पैसे से जाकर लेकर आ सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ। कई जगह बहुत ज्यादा जो है टाइट माहौल रहता है, उसको अधिकार ही नहीं दिया कि तू स्वविवेक से भी कार्य कर सकता है। तो अगर उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसको दायित्व दिया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी है, तो कुछ एक चीजों में उसको जो है अथॉरिटी भी देना चाहिए, कुछ एक चीजों के उसको अधिकार भी देना चाहिए। यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसको कई जगह पर आप लोगों को स्वविवेक से सोचने का अधिकार भी देना चाहिए। यहां पर यही पॉइंट लिखा है। इससे क्या होगा कि इससे काम भी एक तो अच्छे तरीके से चलता रहेगा, साथ ही साथ ये जो कर्मचारी है ना, ये संकोच में नहीं रहेंगे, बगैर संकोच के अच्छे तरीके से कार्य कर सकेंगे। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है समझिए, अधिकार एवं दायित्व। फियोल के मतानुसार अधिकार तथा उत्तरदायित्व सहगामी होने चाहिए। मतलब अगर अधिकार दे रहे हो तो उत्तरदायित्व भी दे दो, उत्तरदायित्व दे रहे हो तो अधिकार भी दे दो। यानी कि जिम्मेदारी दे रहे हो तो अधिकार देने ही होंगे, और अगर किसी को ज्यादा दे दी ना, हद से ज्यादा अधिकार दे दिए, तो उसे हद से ज्यादा जिम्मेदारी भी देनी आपको पड़ेगी। ठीक है, अर्थात ये एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है। यहां पर लिखा है प्रत्येक प्रबंध अधिकारी को भारार्पण, भारार्पण मतलब होता है भार का अर्पण यानी जिम्मेदारी, भारार्पण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को अमुक कार्य यानी कि विशेष कार्य, यहां पर अमुक हटा दे रहा हूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं, किसी विशेष कार्य का दायित्व सौंपा जाए तो कार्य को सुलभ यानी आसानी से निष्पादन यानी चलाने के लिए आवश्यक अधिकार भी
सौंपे जाने चाहिए। एक बार वापस लाइन पढ़ दे रहा हूं कि क्या बोला है, प्रत्येक प्रबंध में एक जो मैनेजर हो रहा है, एक डायरेक्टर जो हो रहा है, उसको भारार्पण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को विशेष कार्य का दायित्व सौंपा जा रहा है, जिम्मेदारी दी जा रही है, तो कार्य के सुलभ निष्पादन के लिए, कार्य आसानी से चल जाने के लिए उसे जो है आवश्यक अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। बिना अधिकार के कोई भी व्यक्ति कुशलता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता। बगैर अधिकार के वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में एक रूपता रहनी चाहिए। इसका यह मतलब होता है कि अगर अधिकार दिए जा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी दी जाए। जिम्मेदारी अगर आप भी ले रहे हो किसी भी व्यवसाय में, किसी नौकरी में, तो उसके अधिकार भी पूर्ण रूप से ले लीजिए, नहीं तो आप भी संकोच में जो है वो बैठे रहने वाले हैं। तो ये तीसरा अधिकार हुआ, तीसरा जो है पॉइंट हुआ है जिसे हम लोगों ने जाना है अधिकार एवं दायित्व के रूप में। चलिए दूसरा हुआ है, सॉरी अभी तीसरा देख रहे हैं हम लोग। तीसरा हो रहा है दोस्तों अनुशासन। अनुशासन को याद रखिए, अनुशासन कभी भी सिखाने से नहीं सीखा जाता है, अनुशासन हमेशा देख देख कर सीखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स उठ जा रहे हैं 6 बजे, तो हम बचपन में देखते हैं, बचपन में हम लोग भी जब छोटी बाल्यावस्था में थे तो हम लोग भी 6 बजे उनके साथ में बिल्कुल उठ जाते थे। वो अगर 8 बजे उठ रहे हैं तो हम भी उनके साथ में 8 बजे उठ जाते थे। तो ये हम देख देख कर सीख रहे हैं। तो अनुशासन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी व्यवसाय में चाहिए कि जो डायरेक्टर हो रहा है, जो प्रबंधन अधिकारी हो रहा है, जो मैनेजमेंट को डायरेक्शन दे रहा है, वो खुद डिसिप्लिन में रहे। अगर डिसिप्लिन में रहेगा वो व्यक्ति, तो यहां पर होना क्या है, चीजें बहुत अच्छे तरीके से संचालित होंगी। अब उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण दूंगा, उससे सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट को पूरी व्यवस्था मैंने सेंट्रलाइज्ड कर रखी। सेंट्रलाइज मतलब होता है केंद्रीकरण। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ही लेकर रखी। चाय वाला चाय तभी बनाएगा जब मैं उसे पैसे दूंगा, दूध लेकर आएगा। कैशियर तभी उस स्थान पर बैठेगा जब उसको उस स्थान की चाबी मैं दूंगा। कोचिंग तभी खुलेगी जब यहाँ का आकर ताला मैं खोलूंगा। अब मेरे में खुद में अनुशासन नहीं है। रोज 8 बजे मैं उठकर आ रहा था, एक दिन क्या हुआ, मैं 10 बजे उठकर आ गया। पूरा का पूरा मैं कार्य प्रणाली बता दे रहा हूँ। 8 बजे मैं आऊंगा, सबसे पहले आकर कोचिंग का ताला खोलूंगा। 8:30 बजे पीछे से आएगा सफाई वाला, वो सफाई करेगा। 9 बजे आएगा चाय बनाने वाला और मैनेजर और कैशियर, तीनों आ गए। ये आकर चीजों को मैनेज करेंगे। 9:30 बजे हमारे यहाँ पर टीचर्स आ जाएंगे। 10 बजे आ जाएंगे हमारे यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए। अब क्या हो रहा है, 8 बजे उठना था मुझे, मैं आया कितने बजे, मैं आया आज 10 बजे। कब, जब स्टूडेंट्स आकर खड़े हो गए। अब होगा क्या, 8:30 बजे आकर खड़ा हो गया होगा कौन, सफाई वाला। 9 बजे मैनेजर भी आ गया होगा, चाय बनाने वाला भी आ गया होगा, कैशियर भी आ गया होगा। 9:30 बजे तो टीचर तक आकर खड़े हो गए हैं। 10 बजे बच्चों के साथ में मैं आ रहा हूं, ये सारे के सारे मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होंगे। आज की पूरी क्लासेस बुरी तरीके से बिगड़नी है, क्योंकि ना तो बेंच अभी सिस्टमेटिक जमी है, क्योंकि सफाई वाला भी वहीं पर खड़ा हुआ है। अब वो सफाई करेगा, तब तक बच्चे जो है घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर जो है सारी चीजें करेंगे। आज का मैनेजमेंट बिगड़ गया। तो सबसे पहले डिसिप्लिन किसमें होना आवश्यक है, प्रबंधन अधिकारी में, जिसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, जो ऊपर अधिकारी बैठा हुआ, उसमें सबसे पहले अनुशासन आवश्यक है। अब मान लीजिए मुझ में अनुशासन हो गया, मैं अपने समय पर आ रहा हूं। मेरे यहाँ पर जो साफ सफाई वाला है ना, वो साफ सफाई वाला 8:30 बजे के बजाय जो है वो 10 बजे आ रहा है। उससे मैंने पूछा, 2 दिन हो गए, 8:30 बजे ना आने का कारण पूछा। एक दिन मैंने पूछा तो वो 10 बजे आया वो एक दिन। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आप लेट क्यों हो गए। तो वो बोला है कि मेरी जो बालिका है ना, वो उसको मैं छोड़ने के लिए गया था, इसलिए आज मैं 10 बजे आया। तो मैंने उससे थोड़ा सा बोल दिया कि ठीक है। उसको मैंने बोला आज 10 बजे आए ना, कितने घंटे लेट हो, 1.5 घंटे लेट हो ना, 5 बजे आपकी छुट्टी होती है, आप 6:30 बजे जाना। उसने बोला ठीक है। अगले दिन वापस आया वो, अगले दिन वापस आया है तो क्या हुआ है, वापस वो 10 बजे आया है। फिर पूरी की पूरी व्यवस्था, क्योंकि सफाई हो नहीं पाई और बच्चे आकर खड़े हो गए हैं। मैंने उससे पूछा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, आज आप फिर लेट हो गए। उसने बोला कि सर मैं जो है अपनी बच्ची को छोड़ने के चक्कर में। तो आप उसको एकदम विवेकपूर्ण तरीके से सोचो कि बच्ची को छोड़ने का टाइम 10 बजे का ही है ना, तो आप एक काम कीजिए, जो व्यक्ति लेट तक रुकता है हमारे यहाँ सफाई वाला, उसको मैं सुबह की शिफ्ट दे देता हूँ, आप शाम वाली शिफ्ट में आइए, आप दिन भर आराम कीजिए। ये हो गया विवेकपूर्ण तरीके से कार्य। ऐसा नहीं करना है कि आपने उसको बोल दिया कि 10 बजे हो गए ना, नहीं आप जाओ, बिल्कुल घर ही चले जाओ, या आपकी 5 दिन की सैलरी कट। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो क्या होगा पता है, वो संस्था के प्रति कार्य कभी उसका रुझान नहीं बढ़ेगा, संस्था के प्रति वो अच्छे नजरिए से नहीं देखेगा। तो अगर कभी चीजें बिगड़ती भी है तो एक अच्छे लीडर को ये चाहिए कि अनुशासन में रहते हुए सारी चीजें करें। और जितने भी एम्प्लॉइज हो रहे हैं, एम्प्लॉइज को भी क्या चाहिए कि जितने भी अधिकारी हो रहे हैं उनसे तरीके से बात करें, उनकी बातों को
माने, जो भी चीज हो रही है संस्था का एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ, उस माहौल को मेंटेन कर कर रखें। अनुशासन केवल डायरेक्टर का काम नहीं, एम्प्लॉइज का भी काम है। और मैंने आप लोगों को बताया डायरेक्टर अच्छे डिसिप्लिन में रहेगा तो एम्प्लॉइज वैसे ही एक पॉजिटिव डिसिप्लिन में रहेंगे, पॉजिटिव पूरे के पूरे माहौल में रहने वाले। तो ये क्या पॉइंट बोल रहे हैं, इसे समझते हैं। इस पॉइंट में यही कहा गया है अनुशासन में, डिसिप्लिन में, कि अनुशासन से आशय अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करना। ये एम्प्लॉय के लिए बात बोली गई है, पहले एम्प्लॉय के लिए बोली गई कि अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करना, नियमों के प्रति आस्था, 8:30 बजे का टाइम है, 8:30 बजे आ जाइए, नियमों के प्रति आस्था तथा संबंधित अधिकारियों के प्रति आदर का भाव रखने से है। मतलब जो भी आपके अधिकारी हैं उनसे आप आदर के प्रति रखिए। अगला क्या बोल रहा है, एक औद्योगिक संस्था में अनुशासन बनाए रखने की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा नेता ही एक अच्छा अनुशासन कायम रख सकता है। एक जो अच्छा लीडर है ना वो एक अच्छा डिसिप्लिन रख सकता है, क्योंकि उसमें खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा लीडर किसको बोला, जिसमें खुद में डिसिप्लिन हो, उसे बोला अच्छा नेता। तो एक अच्छा नेता ही एक अच्छा अनुशासन कायम कर सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, फ्योल के शब्दों में बुरा अनुशासन एक बुराई है जो बुरे नेतृत्व से आती है। बुरा अनुशासन जो होता है ना, एक बेकार जो डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है वो बेकार लीडरशिप से ही उत्पन्न होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। फिर क्या चाहिए, अब मैनेजर के लिए आई है या डायरेक्टर के लिए लाइन आई है, अच्छा अनुशासन उच्च कोटि के सुयोग्य अधीक्षकों, उच्च कोटि के जो सुयोग्य अधीक्षक है, मतलब जो डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, वो अगर स्पष्ट एवं निष्पक्ष नियम बना देते हैं, स्पष्ट नियम बना देते हैं कि 9 बजे आना है यानी 9 बजे आना ही है, निष्पक्ष नियम बना देते हैं कि आज 9 बजे आप नहीं आए, 10 बजे आए ना, तो आज आप 5 बजे की बजाय 6 बजे जाओगे। ये अगर नियम हर एम्प्लॉय के लिए बना दिया तो स्पष्ट हो गया कि टाइम से आना है या नहीं आना है। निष्पक्ष नियम मतलब अगर सजा का प्रावधान एक के लिए वो है तो सभी के लिए वो है। तथा समझौते, मतलब उसने बोल दिया ना कि बेटी को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता तो समझौता कर लो, मैनेज करो चीजों को, ठीक है भैया आप शाम को आया करो। और विवेकपूर्ण दंड, विवेकपूर्ण दंड वही हो रहा है कि आज 1 घंटे आए हो तो 1 घंटे लेट, ना कि ऐसे कि 5 दिन की सैलरी काट लूंगा। विवेकपूर्ण दंड विधान एवं न्यायोचित व्यवहार से, ये न्याय उचित वाला व्यवहार से ही स्थापित किया जा सकता है। समझा दिया है, लाइन को एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं कि एक अच्छा अनुशासन उच्च कोटि के सुयोग्य अधीक्षकों, स्पष्ट एवं निष्पक्ष नियमों तथा समझौते, विवेकपूर्ण दंड, विधान एवं न्यायोचित व्यवहार से ही स्थापित किया जा सकता है। तो ये होता है हेनरी फ्योल महोदय का तीसरा प्रमुख सिद्धांत या प्रिंसिपल, जिसे डिसिप्लिन या अनुशासन के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला जो हम लोगों को देखने को मिलता है, अगला होता है आदेश की एकता। आदेश की एकता क्या हो रही है इसे समझिए। इसके लिए एक दूसरा सा चार्ट मैं बना रहा हूं, इधर समझिए। यहां पर क्या हो गया, मान लीजिए हमारी एक कंपनी है जो साबुन का निर्माण करती है, तो यहां पर हो गया मैं मालिक, ठीक है, यहां पर हो गया मैं मालिक, और यहां पर हो गए हमारी एचआर, पूरा डिपार्टमेंट, पूरा एचआर डिपार्टमेंट जो कि साबुन थेपने का काम खुद नहीं करेगा, और नीचे हो गए सारे के सारे कर्मचारी। अब आदेश की एक रूपता क्या कहती है समझिए। आदेश कौन देगा, एचआर आदेश नहीं देगा, आदेश देने वाला जो व्यक्ति हो रहा है ना, ये हो रहा है मालिक। कोई भी काम करवाना है अगर ढंग तरीके से तो आदेश देने वाला व्यक्ति हो रहा है मालिक, और उस आदेश को पूरा करवाने का जो काम कर रहे हैं वो एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है, और एचआर डिपार्टमेंट कर्मचारियों को आदेश नहीं दे रहा है, आदेश केवल एक व्यक्ति बनाएगा, ये केवल चीजों को संचालित करने के लिए दे रहा है लोगों को निर्देश। ये अंतर होता है आदेश और निर्देश में। आ गई इतनी बात समझ में। तो यहां पर ये चीज बोली गई है, आदेश और निर्देश एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए। आदेश एचआर डिपार्टमेंट को एक व्यक्ति देगा, एचआर डिपार्टमेंट कर्मचारियों को निर्देश देगा। इससे होता क्या है कि पूरी की पूरी एक चेन बनी हुई है। अगर चीजें बिगड़ती हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो एटलीस्ट चीजें और ना बिगड़े। मान लीजिए कि साबुन अच्छी क्वालिटी में छोटे साइज की बनाई जाए, ऐसा बोल दिया एचआर ने, ठीक है। अब चलता फिरता कोई भी व्यक्ति कर्मचारी को बोल देगा साबुन छोटे साइज की बनानी, उनने बनाई, अब वो लेकर घूम रहा है पूरे डिपार्टमेंट में कि ये देखो ये साइज ठीक है क्या, ये साइज ठीक है, उसको पता ही नहीं कि किस साइज की बनानी, बस बोल दी छोटी बनाओ। अब वो ढूंढ रहा है रिपोर्ट किसको करना है। तो यहां पर यह है कि आदेश भी एक ही व्यक्ति से निकलने चाहिए और निर्देश भी एक ही व्यक्ति से पता निकलने चाहिए, ताकि निचले लेवल पर बैठे व्यक्ति को पता यह रहे कि अगर चीजें बिगड़ रही हैं तो रिपोर्ट किसको करना है। और यहां पर एक चीज और होती है कि यहां पर हर एक लेवल जो हो रहा है ना, हर एक लेवल में एक नेता व्यक्ति तो होना चाहिए।
हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक लेवल पर, हर एक स्टेज पर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी चीजें जो है वो हम लोग संभाल सके। एचआर डिपार्टमेंट में भी हम लोगों को टीम लीडर देखने को मिलता है, जिसे टीएल के रूप में जानते हैं। तो ये होते हैं आदेश और निर्देश। अब आदेश की एकता क्या बोल रही है, इसे समझिए आप। साबुन वाले उदाहरण से ही समझेंगे इसको। कुछ इस तरह से मैं समझाता हूं कि यूनिटी ऑफ कमांड, इसका आशय यह है कि एक कर्मचारी का समस्त आदेश एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए। एक कर्मचारी जो है ना, एक कर्मचारी को समस्त आदेश एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए। इससे लाभ यह होता है कि कर्मचारी एक ही बॉस के प्रति उत्तरदायी रहता है। मतलब कर्मचारी को यह पता रहता है कि मुझे रिपोर्ट आखिरकार किस व्यक्ति को करना है। आदेश की एकता में के अभाव में अनुशासन भंग होने की आशंका बनी रहती है। मतलब डिसिप्लिन यहां पर मेंटेन नहीं हो सकता है। वो लेकर गया है साबुन, इधर उधर लोगों को बता रहा है, क्या डिसिप्लिन नहीं रहेगा? डिसिप्लिन इसमें कहीं ना कहीं खोएगा, अनुशासन नहीं रहेगा, या पता ही नहीं रहेगा कि मुझे बताना किसको है। तथा संगठन में सर्वत्र भ्रांति का वातावरण छाता रहेगा। भ्रांति मतलब उसे यही समझ में नहीं आएगा साइज ठीक है या नहीं है, ये भ्रांति बोल रहे हैं, इसको हम लोग भ्रांति बोल रहे हैं। तो पूरे के पूरे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में भ्रांति का माहौल बना रहेगा। दोहरा शासन कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री नहीं बिठा सकते, एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं बिठा सकते, क्योंकि दोनों की बुद्धि अलग अलग है। एक इस दिशा में जाएगा तो दूसरा उस दिशा में जाएगा। इसलिए कभी भी दोहरा शासन जो है वो उचित नहीं है। यहां पर आप बिठा रहे हो ना एचआर लेवल पर, तो 2 टीम लीडर नहीं बिठा सकते, बिठाना है तो आपको एक ही बिठाना होगा। तो यहां पर यही बोला है कि दोहरा शासन कभी भी एक बढ़िया मैनेजमेंट नहीं चला सकता। अतः आदेश एक ही स्रोत होना चाहिए, या एक ही स्रोत से होना चाहिए, जिससे कि क्रियाओं का सफल क्रियान्वयन जो है ये संभव हो सके, तथा सभी कर्मचारियों में अनुशासन भी रह सके, डिसिप्लिन भी रह सके, डिसिप्लिन मेंटेन भी हो सके। इसलिए आदेश की एकता जो है ये जरूरी है। इसको बोलते हैं आदेश की एकता। तो ये तो आ गया आदेश। दूसरी चीज क्या होता है, निर्देश। निर्देश कहां से आएगा, तो नीचे लेवल से कर्मचारियों तक डायरेक्ट आएगा। ठीक है, निर्देश। आदेश वाली एकता दोनों लोगों के लिए है, और निर्देश जो है केवल ये नीचे स्तर के कर्मचारियों के लिए होते हैं। निर्देश वाली एकता कर्मचारी लेवल की होती है। चलिए इसे समझते हैं, ये क्या होता है। यहां पर समझिए, ये हो रही है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता क्या कह रही है, इसे समझिए। इस सिद्धांत से आशय है कि अमुक यानी कि निर्धारित या विशेष, विशेष लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, अमुक अमुक जितनी जगह लिखा हुआ ना उस जगह पर मैं विशेष लिख दे रहा हूं, ताकि चीजें आप लोग समझ में आएंगी। यहां पर क्या हो रहा है, निर्देश के लिए समझिए। इस सिद्धांत से यह आशय है कि विशेष उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं जो हैं ये विशेष वर्ग या विशेष वर्ग द्वारा ही संपन्न की जानी चाहिए। ये वही कर्मचारी, वापस लिख दे रहा हूं, यहां पर हो गए मालिक, यहां हो गए एचआर, और यहां हो गए कर्मचारी। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर इन लोगों ने दिया, एचआर डिपार्टमेंट ने दिया है निर्देश। अब समझना लिखी क्या है, चीजें क्या लिखी हुई है। तो निर्देश दिया कर्मचारियों के लिए, निर्देश की एकता है ना, तो यहां पर इन दोनों के संबंध समझना। यहां लिखा है इस सिद्धांत से आशय है कि विशेष उद्देश्य से दी जाने वाली जितनी भी क्रियाएं रहती है, जितनी भी प्रोसेस रहती है, वो विशेष वर्ग या विशेष समूह द्वारा ही संपन्न की जानी चाहिए। ये रहा विशेष वर्ग या विशेष समूह। अरे इतनी बात समझ में। तथा प्रत्येक समूह का एक ही अधिकारी होना चाहिए। कर्मचारियों में भी एक लीडर होना चाहिए। अगर एचआर डिपार्टमेंट बनाकर रखा तो इसमें भी एक ही लीडर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये बोला एक ही अधिकारी होना चाहिए जो उस समूह को निर्देशित व संचालित कर सके, जो इन लोगों को जो है निर्देशित कर सके, संचालित कर सके। एम्प्लॉय में भी एक व्यक्ति आ गया उठकर, उसको समझा दिया, एक एक एम्प्लॉय को जाकर ना समझाना पड़े। तो इनमें भी एक व्यक्ति जो है वो विशेष होना चाहिए। फियोल के मतानुसार एक संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए निर्देश की एकता महत्वपूर्ण है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अगर अच्छे तरीके से चलाना है तो निर्देश की एकता जो है, ये वाली जो एकता दिख रही है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है कि हम बोल क्या रहे हैं, सामने वाला सुन क्या रहा है, इस चीज को समझ तो पा रहे हैं ना कम से कम। साथ ही साथ जबकि कर्मचारियों के कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आदेश की एकता आवश्यक है। कर्मचारियों के जो कार्य हैं उनके एक बेहतरीन कमांड के लिए ये आवश्यक है, जिसे हम लोग बोलते हैं आदेश की एकता। ठीक है, यहां पर लिख दिया है कि कार्यों के लिए निर्देश की एकता महत्वपूर्ण है, जबकि कर्मचारियों के कार्यों के लिए आदेश की एकता जो है ये महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आदेश यहां से निकलेंगे। इन्होंने जो भी बोल दिया, आदेश की एकता यहां तक अगर अच्छे से पहुंची है तो ये व्यक्ति अच्छे तरीके से समझेंगे तो कर्मचारियों का निर्देशन अच्छा हो पाएगा। तो लाइन यही लिखी है, कर्मचारियों के कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आदेश की एकता, क्योंकि जो सुनेंगे तो यहां पर अच्छे से बोलेंगे, तो आदेश की एकता जो है ये आवश्यक होती है।
इस कथन से आदेश की एकता तथा निर्देश की एकता का अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और ये होता है दोस्तों हेनरी फ्योल महोदय के 14 सिद्धांतों में से 5 सिद्धांत। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 5 सिद्धांतों में से हम लोगों को कौन कौन से सिद्धांत मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए हैं। श्रम विभाजन का सिद्धांत, जो कि क्या कह रहा है, सामान्य शब्दों में समझ लीजिए, श्रम विभाजन का सिद्धांत ये बोल रहा है योग्यता के अनुरूप व्यक्ति को कार्य दिए जाए। ठीक है, दूसरा कार्य जो बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि आप कार्य दे रहे हैं तो उसको अधिकार भी दें, जिम्मेदारी दे रहे हैं तो अधिकार भी दें। तीसरा बोल रहे हैं डिसिप्लिन में रहें आप भी, आपके पूरे कर्मचारी भी। चौथा, अनुशासन किस तरीके से स्थापित करना है, आदेश किस तरीके से ऊपर से नीचे जाएंगे, अपर लेवल से लोअर लेवल पर, और फिर लोअर लेवल से नीचे लेवल पर जो जाएंगे उसको बोल देंगे निर्देश, यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये विशेषता ध्यान रखनी है। अब यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, सबसे पहली और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सोमवार से आप लोगों का ये, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज नहीं चल रही है, आप लोग अगर लेना चाह रहे हैं मैनेजमेंट की क्लास, पढ़ना चाह रहे हैं मेरे द्वारा, तो यहां पर मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, 500 रुपीज आप लोगों की जो है फीस रखी गई है इसके लिए, जिसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी वाला बैच, पिछला बैच जो है ये आप लोगों का 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और अब एक नया बैच जो है 23 तारीख से 23 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें पुरानी छोटी चीजें भी आप लोगों की सारी कवर कराई जाएंगी, तो ये कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो बोल रहे थे कि सर हमें जो है मैनेजमेंट के लिए एक इंग्लिश की बुक बताइए। तो यहाँ पर ये वाली पुस्तक जो देख रहे हैं आप लोग, जनरल मैनेजमेंट की ये वाली पुस्तक है, इसके राइटर हैं अपूर्व शर्मा। इनके बारे में मैंने देखा है, इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक हो रही है, बहुत अच्छी बुक लग रही है, और कीमत भी नाम मात्र की है, 100 या 110 रुपये के लगभग इसकी कीमत है। अच्छा, आप प्रदेश के, देश के तो इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि देश आधार तो इस एग्जाम को दे नहीं रहा होगा, लेकिन उसके अलावा भी देश में भी कई बार देश स्तर की एग्जाम में भी मैनेजमेंट पूछा जाता है। तो कभी आप लोग किसी मैनेजमेंट से संबंधित परीक्षा को दे रहे हैं, इस पुस्तक को खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। वास्तविकता में पढ़ी है इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये। अगर आप लोग चाहें तो यहां पर नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर, ये फोन नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। और दूसरी चीज कि ऑनलाइन भी आप लोग इसको बुलवा सकते हैं। ऑनलाइन बुलवाने में लगभग 50 रुपए एक्स्ट्रा कुछ चार्ज हो रहा है, वो तो आप किसी भी चीज को बुलवाते हैं तो इतना चार्ज लगता ही है, आप ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया 23 जनवरी से नया बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें सारा का सारा मैनेजमेंट एकदम खेल खेल में हम लोग पढ़ ले रहे हैं। सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाली है। तो आप लोगों को दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है। पुस्तक की आवश्यकता लगे तो पुस्तक ले सकते हैं, और लेना चाहिए अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को। और अगर आप लोगों को कोर्स लेना चाह रहे हैं तो कोर्स आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं। किस तरीके से लेना है इसके लिए मैं आप लोगों को पहले अपना नंबर भी दे चुका हूं। अगर कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है 8319602940। अगर फोन नहीं लग पा रहा है व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे हम लोग प्रबंधन के आगे के हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिए हैं आगे वाले, उन सिद्धांतों को समझेंगे। धन्यवाद।